हेलो, नमस्ते। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि एक इम्पोर्टेंट सा छोटा सा टॉपिक हमारा कवर हो जाए 10 मिनट के वीडियो में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में। आप लोग पढ़ते हैं कि ये संविधान संशोधन हुआ, वो संविधान संशोधन हुआ, इसमें ये प्रावधान जोड़े गए। तो आखिर ये संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद विधेयक पर जो आप देखते हैं दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं, तो उससे पहले की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए तो आज के सेशन में इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। आप लोग रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका टॉपिक एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए तो जानते हैं, शुरुआत करेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना। जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है ना, वो आप कहेंगे लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला कुछ इस तरीके से कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, साथ ही में कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान संशोधन इजीली होता नहीं है ना। सिर्फ बोलने से जो है संविधान संशोधन नहीं होता, उसके लिए एक कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। अच्छा, ये संशोधन जो शब्द है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग। इसका अर्थ ये है परिवर्तन करना। लेकिन क्या मूल संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं। जो प्रावधान पहले से भारतीय संविधान में नहीं थे, उन्हें जोड़ना या उन्हें शामिल करना, तब ये प्रक्रिया बनती है संविधान संशोधन की, या उस प्रक्रिया को हम कहेंगे एक तरीके से संविधान संशोधन करना। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपके एग्जाम में बनेगा। तो जब हम देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में, तो 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। लेकिन यहाँ याद रखेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 तरीके से होती है, लेकिन एक भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन प्रक्रिया बताई गई है, उसके तहत विशेष बहुमत और साथ ही में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा ही संविधान संशोधन हो सकता है। यदि संविधान में संशोधन साधारण प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है, तो वो भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इसको समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे जो है प्रावधान है जिसके लिए साधारण बहुमत से ही हमारा संविधान संशोधन हो सकता है, और अन्य प्रावधान कौन से होंगे जिनके लिए विशेष बहुमत, साथ ही विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की, भारतीय संघ का जो क्षेत्र हिस्सा नहीं है, यदि उसे भारत में शामिल करना है, या अनुच्छेद 3 के तहत जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है वहां से राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, जैसे केरल का हुआ, या फिर आप कहें एक नए राज्य का निर्माण करना हो, तो इसके लिए जो संविधान संशोधन होगा वो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। चलिए तो इसको कैसे जानते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर साधारण बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत, मतलब 51% वोट से ही ये बहुमत पास किया जाता है। ठीक है, किसी भी सदन में बहुमत को लाया जा सकता है। वो प्रक्रिया भी समझेंगे अभी, कितने प्रस्तावक होने चाहिए और फिर आगे कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो पहले यहाँ संविधान संशोधन के प्रकार समझ लीजिए। 3 प्रकार से होता है। साधारण बहुमत द्वारा, तो अनुच्छेद 368 के तहत ये नहीं आएगा। जैसे कि हमें नए राज्यों का प्रवेश करना है, तो ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जब भी संविधान संशोधन होगा, तो दोनों सदनों के 51% वोट हासिल होते ही ये संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा। इसमें क्या होगा, संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, है ना, कुल सदस्यों का बहुमत मतलब 51% प्लस साथ ही वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ये होता है विशेष बहुमत। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई नया प्रावधान जोड़ना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता कहाँ होगी। संघीय ढांचे से जुड़ा कोई मुद्दा है,
है ना, जैसे कि बात करें राष्ट्रपति शासन लगना है, या राज्यपाल से संबंधित कोई विवाद है, या फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कोई मुद्दा है, तो इन प्रावधानों के लिए आधे राज्यों से भी अनुसमर्थन लिया जाता है। तो इसमें हम कहेंगे कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृति। पहले तो विशेष बहुमत, अभी हमने पीछे ही पढ़ा विशेष बहुमत, प्लस आधे राज्यों के जो है साधारण बहुमत के द्वारा ही ये आपका तीसरा टाइप कंप्लीट होता है। जब हम बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया की, तो विधेयक की शुरुआत, है ना, एक विधेयक लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है संसद में, तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, विधानमंडल में ये पेश नहीं होगा। ये एक मंत्री, है ना, अब आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कितने सारे सदस्य, 543 उधर भी 245 मेंबर होते हैं, तो इनमें सभी को तो मंत्रालय मिलता नहीं है, तो जो मंत्री हैं वो पेश कर सकते हैं, या फिर जो सांसद हैं वो भी इसे पेश कर सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना। फिर उसके बाद आप देखते हैं पारित होना, इसका मतलब क्या होगा, विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया जाएगा। तो विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग जो है पारित किया जाएगा, वो डिपेंड करता है साधारण विधेयक होगा अगर, या साधारण बहुमत द्वारा जो पारित होगा, नए राज्यों के प्रवेश को लेकर विधेयक है तो वो साधारण विधेयक से पास हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा तीसरा तरीका जो हमने समझा, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बहुमत पास करना अनिवार्य है, दोनों सदनों में मतभेद होने पर, याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है क्या संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक पेश किया गया है, क्या उसमें दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं राज्यों की सहमति की जरूरत भी होती है, तो यदि संशोधन, अभी हमने पढ़ा, संशोधन संघीय प्रावधानों से संबंधित होगा तो आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होना जरूरी होता है। सहमति, अनुसमर्थन मतलब सहमति। इसके अलावा राष्ट्रपति जी कब साइन करेंगे, जब दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल जाती है तब राष्ट्रपति जी के पास आएगा। राष्ट्रपति जी को जो है इस पर अनुमति देनी ही होती है, इससे रोक नहीं सकते हैं। साथ ही में कहा गया है ना पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अनुमति मिलते ही, मतलब कि जैसे ही राष्ट्रपति जी साइन करते हैं तो विधेयक बन जाता है अधिनियम, या आप इसे कहेंगे कानून। इस तरीके से कानून बनते हैं। जैसे कि भी बात करें 106वां संविधान संशोधन विधेयक 128वां था जो कानून बना अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर। तो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हो चुका है, वो भी इसी प्रक्रिया से जो है आगे बढ़ा था। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें पढ़कर, ये संविधान संशोधन प्रक्रिया समझकर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो आप इसे रिवाइज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आगे एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसी अगली ही जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।